कंडीशन है। लेकिन अखबार में तो लिखा था कि सारे सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। हाँ, पर जब ठीक से चेक किया ना तो पता चला साला ये कैमरा काम कर रहा है। मस्जिद क्या टूटी जी का जंजाल हो गया है। आए दिन कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। अब तो कोर्ट पर भी हमले होने लग गए हैं। हाँ, बहुत हिम्मत बढ़ गई है। सीओ साहब ने रिकॉर्ड रूम को एकदम फिट रखने को कहा है। कमरा देखो, दिमाग भरना जाए। कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। सालों से किसी ने झांका तक नहीं है। फाइल उठाओ, धूल भर मेरा घर गिरने लगती है। लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर है, वरना क्या जरूरत है मुर्दे को इधर गुलाल लगाने की। किसी कबाड़ी वाले को बेच दो, विभाग को 2 पैसे का फायदा ही होगा। लेकिन यहाँ का तो भगवान ही मालिक है। हर बैंक में का एक मूल मंत्र होता है, छोड़ी जा कमड़ी ना जा। और पता नहीं कब किस फाइल का मुंह खुल जाए और ये मरे हुए केस फिर से जिंदा हो जाए। भावना, एक पेन देखना। पेन कहाँ पर? यहीं पे तो रखा था। ये सीओ साहब कह रहे थे हफ्ते भर तक बड़े बड़े अफसरों के आने का तांता लगा रहेगा। डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई है। अब कौन सा अधिकारी किस फाइल की डिमांड कर बैठे कहना मुश्किल है। अरे इन अफसरों के मुंह को तो भगवान भी नहीं पूछ सकते। 2 दिन से इसी की झाड़ पोछ में लगी हूँ। अभी क्या अकेले के बस का काम है? और आदमी के कहूँ तो पाला आसमान चढ़ जाता है। अब क्या आदमी पैदा करूँ? अरे ये सरकारी नौकरी है तो तू इसे सरकारी नौकरी की तरह लेना, क्यों टेंशन लेती है? अरे चाचा, इस पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे दुर्गत तो सिपाही जाती है। ऑफिस में तो ड्यूटी करो ही, साथ में के बंगले में भी जाके ड्यूटी दो। जानते हो चाचा, इस कबाड़ में मुझे सन 95 की एक फाइल मिली। ब्लास्ट का मामला था। धमाके में 10 लोग मारे गए थे। पुलिस थानों की फाइलों में ब्लास्ट के किस्से ही मिलते हैं, बर्बाद पुराण नहीं मिलते। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन को पकड़ लिया था। ये हर फाइलों में तुझे इसी तरह की कहानी मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि ब्लास्ट के पहले हमारी पुलिस को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ब्लास्ट के कुछ घंटों बाद ही गुनहगार की 7 पुश्तों का पता लगा लेती है। देख, अभी तू नई नहीं है, जुम्मा 4 दिन बाद तुझे नौकरी ज्वाइन की है। अरे थोड़ा सब्र कर, धीरे धीरे सब जान जाएगी। पहले तो जलालुद्दीन कुछ बोल ही नहीं रहा था। अरे तो अब उसे क्या पता पुलिस क्या चीज है। हाँ, तो जलालुद्दीन के वकील ने कोर्ट में टॉर्चर का भी आरोप लगाया था। अरे तो अदालत को भी तो सबूत चाहिए, बिना सबूत के वो कुछ करती है? सिर्फ हफ्ते भर की कस्टडी के बाद आखिरकार पुलिस ने गुनाह कबूल करवा ही लिया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जलालुद्दीन का कोई भी कबूलनामा एक दूसरे से मैच नहीं करता था, मानो जैसे ब्लास्ट अलग अलग तरीके से किया गया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हर कबूलनामे में अलग अलग लोग आ गए थे, वो भी बिना किसी नाम का तौर पहचान के। जी ये पक्का 3rd डिग्री का कमाल है। पता है 3rd डिग्री इस्तेमाल करने से जो नहीं भी आता ना, वो भी अच्छे अच्छों को याद आ जाता है। लेकिन सचा, आश्चर्य की बात है कि अपने हर कबूलनामे में जलालुद्दीन ने आसपास की चीजों, वस्तुओं और रास्तों का सूक्ष्म विवरण दिया है। अरे तो जो उसने देखा होगा वही तो विस्तार में बताया होगा। अरे ओ चचा, जलालुद्दीन जन्म से अंधा था। है? हाँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी मुझे एएसपी साहब से मिलना। आजकल स्टेट भर के एसपी आए हुए हैं। एएसपी वर्मा। पूरा नाम बताओ। यहाँ दर्जन पर शर्मा वर्मा है। तो तू सुन, मेरी माने तो ये फाइलों में अजीबोगरीब कहानियां पढ़ने का रोज मत पड़ा, बड़ा जानलेवा होता है। अगर लग गया ना तो छूटने का नाम नहीं लेगा। अपना नाम पता और मिलने का है, और जिससे मिलना है उसके बाद। जी जब से कोर्ट का फैसला आया है, शहर में जिसे स्याह उतर आया है। कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा सुनाई है ना, वो अपने ही शहर के मंजरपुर मोहल्ले का है। सुमन, कांस्टेबल रामचरण बोल रहा हूँ। जी बता सकते हैं ये एएसपी प्रशांत वर्मा कहाँ तैनात है? जी उनसे कोई मिलने आया है। जी जी अच्छा, धन्यवाद भाई, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बैठो। जी हाँ, उनका नाम एएसपी प्रशांत वर्मा है। हाँ एक सेकंड भाई, इस नाम का कोई एएसपी यहाँ नहीं है। लेकिन पिछले महीने ही तो मुलाकात हुई उनसे। जी वो बोल रहा है वो पिछले महीने मिलके गया है। जी
जी अच्छा ठीक है। सिक्योरिटी वाला आईडी कार्ड मांग रहे हैं, लो। जी गुड। माफ कीजिएगा जनाब, सिक्योरिटी के प्रोसीजर के लिए फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। इट्स आवर ड्यूटी। जी कोई बात नहीं। ये तुम्हारा है? जी हाँ। नाम क्या है? जी कार्ड पर लिखा तो है, फिर भी रेहान, पूरा नाम? मोहम्मद रेहान अंसारी। मुसलमान हो? बाप का नाम? जी मोहम्मद फुरकान अंसारी। रहने वाला नाम है? जी जौनपुर का हूँ। अच्छा, इसमें तो दिल्ली का लिखा है। जनाब दिल्ली में काम करता हूँ, क्या काम करता है? जर्नलिस्ट, कौन सा अखबार में? आवामी तहरीक। उर्दू अखबार है? जी हाँ जनाब। ये तुम लोग उर्दू अखबार में ही क्यों काम करते हो? क्यों जनाब, कोई जुर्म है? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। कहने का मतलब ये था कि और भी तो अखबार होते हैं। हाँ जनाब, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हर अखबार का अपना एक रोल होता है। अच्छा, ये आवामी तहरीक का क्या मतलब होता है? जनता का आंदोलन। तुम लोग अखबार निकालते हैं या आंदोलन चलाते हो? अरे जनाब, अखबार निकालना भी तो एक आंदोलन ही है। वेरी गुड। तो यहाँ कौन सा आंदोलन करना है वो? जी वो कोर्ट पर जो हमला हुआ है ना, उसी के सिलसिले में आया। इस शहर के मोहम्मद गुलशाद को जो फांसी की सजा हुई है, उस पर अपने अखबार के लिए रिपोर्ट तैयार करने आया। या उसे हीरो बनाने आए हो? अरे जनाब, हम कौन होते हैं किसी को हीरो या जीरो बनाने वाले? पहली बार आए हो? जी नहीं, आते रहता हूँ। यहाँ किसी को जानते हो? जी हाँ, बहुत से लोग। एक आध नाम बताओ। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के अशोक मित्रा जी को जानते हैं आप? अच्छा, वही जो पिछले इलेक्शन में खन्ना जी के अपोजिट खड़े थे। जी 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 वही। सीपीएम वाले? जी हाँ, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे अच्छे दोस्त? जी डॉक्टर तरुण मजुमदार जी, वो दिल्ली में हमारे पड़ोसी थे। ये क्या है? जनाब ये खनिज और भूतत्व के विशेषज्ञ हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, सेंट्रल सर्विस में थे, पिछले साल बीआरएस में। और लोग भी हैं? हाँ जनाब, है ना, जलील साहब है, सुबोध मोरे, अरविंदो दास और पीयूष के रविशंकर। और हाँ, अनिता पंड्या जी, वो खासकर महिला उत्पीड़न के सवालों पर काफी एक्टिव है। ये जलील साहब क्या चीज है? जनाब ये शिया कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर हैं। हिंदी पढ़ाते हैं? अरे तो क्या हुआ जनाब, मेरे कई हिंदू दोस्त हैं जो उर्दू के उम्दा अफसाना निगार हैं। आप जानते हैं एएसपी प्रशांत वर्मा खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, और उनकी कई गजलें उर्दू के जाने माने रिसालों में छप चुकी हैं। नहीं भाई, हमें नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, पर ये तो पता कीजिए कि आखिर वो है कहाँ। वेट अ मिनट। अरे त्यागी जी रामचंद्र को भेजना था। जी। वैसे यहाँ तुम जाकर देखो कि चाय क्यों नहीं है। जी सर। यहाँ कहाँ ठहरे हो? जी स्टेशन के बाहर कैफे होटल में। अरे रामचंद्र, जी सर। इस डॉक्यूमेंट को स्कैन कराकर एटीएस के हेडक्वार्टर भेज दो। ये गुलशाद पर लिखने के लिए इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? घर बैठकर भी तो लिख सकते थे। दरअसल जनाब, मैं उस जमीन की तलाश करने आया हूँ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सभी आतंकवादी इसी मिट्टी में उगले हैं। कितने दिन का प्रोग्राम? जी काम तो लगभग पूरा हो गया, बस आज सुबह निकलने का प्रोग्राम था कि तभी अनिता का फोन आ गया। उसने बताया कि दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब में आतंकवाद पर एक सेमिनार है और कहा कि मुझे जरूर अटेंड करना चाहिए। बस मैं लंच के बाद वहीं जा रहा था कि तभी याद आया कि प्रशांत का ऑफिस तो यही है, तो सोचा उससे मिलता चला। कुछ पता चला? वायरलेस पे खबर भेज दिया। जी 2 बजे तो सेमिनार शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो एक ही बजा है। जी मुझे लगता है प्रशांत किसी काम में बिजी होगा, मैं फिर कभी मिल लूँ। रेहान साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? जी सेमिनार में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लो। जी आप लोग खामखा परेशान होंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? बस 5 मिनट और। एटीएस वाला। एटीएस
एंटी टेररिज्म स्क्वाड। लेकिन मैं यहाँ किसी आतंकवाद विरोधी दस्ते से मिलने नहीं आया। तुम भले ना मिलने आए हो, लेकिन वो तुमसे मिलने आए। मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्हें है कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, किस सिलसिले में? कुछ डाउट क्लियर करने हैं। डाउट क्लियर? Am I suspicious man? कुछ मामूली सी इंक्वायरी से। What nonsense? एटीएस वालों ने ठहरने के लिए कहा है। अजीब मजाक है यार। कोई किसी से मिलने आया तो जबरदस्ती बैठाकर जांच शुरू करने लग जाओ। अच्छा लिबास है डिपार्टमेंट में मेहमान नवाजी का। अगर आप लोगों को मुलाकात कराने में कोई प्रॉब्लम थी ना तो मुझे पहले ही कह देते। खामखा मेरा समय क्यों खराब किया? और अगर कोई किसी से मिलने आया ना तो कोई जुर्म नहीं कर दिया जो एटीएस वाले बैठाकर इंक्वायरी करेंगे। कहाँ फंस गया? स्मोक है? हाँ, पब्लिक प्लेस पर प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पी सकते हैं। जी शुक्रिया। पूछना जरूरी था। क्या पता इस पर भी कोई जांच शुरू हो जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। आदाब अजहर रहमान भाई। आदाब। पहचाना? माफ कीजिएगा, मैं जब हम कभी मिले ही नहीं तो पहचानने का सवाल ही कहाँ उठता है, क्यों? लेकिन जनाब, पहचानने के लिए मिलना ही काफी नहीं होता, जानना जरूरी होता है। और हम तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान गए हैं कि मिलना कोई मायने नहीं रखता। क्या जानते हैं मेरे बारे में? यही कि पिछले 4 दिनों में तुम कहाँ गए, किस किस से मिले और कितनी। इस खाकसार पर इतनी मेहरबानी की वजह? मेहरबानी के लिए हमेशा कोई वजह नहीं होती। कभी कभी हम बिना किसी वजह के भी मेहरबानियां करते रहते हैं। खैर, ये बताओ, हमारे आने तक तुम्हें रोक कर रखा, बुरा तो नहीं लगा? जी लगा भी हो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक दोस्त से मिलने आया। देखिए, हम एसपी प्रशांत वर्मा को लोकेट कर रहे हैं। दरअसल हमारे विभाग ने प्रशांत वर्मा को एक खास मिशन पर लगा रखा है। वे पिछले 3 महीने से आतंकवाद पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ कहाँ है और आतंकवाद पनप कहाँ से रहा है। लेकिन प्रशांत वर्मा भी जहाँ होंगे वहाँ सुरक्षा कारणों से तुम्हें जाने में परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा उसे यहीं बुला लेते हैं, क्या कहते हैं? यस सर। और जब तक वो आते हैं तब तक हमारी बातें हो ही सकती है। फिर आप लोग खड़े होंगे, बैठिए, बैठकर बातें करते आइए, तशरीफ रखिए। देखिए, बातों बातों में अपना तारुफ कराना तो भूल ही गए। बिना किसी तकल्लुफ के बता दूं कि हम लोग एटीएस से हैं। मैं हूँ एसपी राजेंद्र सिंह एंड दिस इज एसपी आमिरा खान। आदाब जी, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो, कोई तो मिला जिसे हमसे मिलकर खुशी हुई, वरना हमसे मिलकर तो अच्छे अच्छे भी पड़ जाती है। क्यों सिन्हा जी? जी सर। चाय का इंतजाम नहीं? क्या ठीक? जी। मेरे लिए कॉफी। ओके। इस शहर को देख रहे हैं? हाँ, लगता ही नहीं है कि वही शहर। हाँ, अब ये दूसरा शहर हो गया। सुबह शाम गुलजार रहने वाले शहर में दहशत का ये आलम है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। कुंडी खटखटाओ तो दरवाजा नहीं खोलते। अंदर इस तरह दुबके हैं जैसे कोई संगीत गुनाह कर दिया। रेहान साहब, समझ में ये नहीं आता कि कहीं भी कुछ होता है उसके तार यहीं से क्यों जुड़े होते हैं? जनाब, हम डरा हुआ हर किसी को ये सवाल सता रहा है कि अचानक कोई लावारिस चीज बम में तब्दील न हो जाए। डर बिना वजह नहीं है जनाब। कुछ वजह भी है। उन्हें तो मुसलमान होने पर भी डर लगने लगा है। हमेशा एक खौफ समाया रहता है कि पता नहीं कब कोई आए, उठा कर ले जाए और माथे पर आतंकवादी लफ्ज चस्पा कर दे। फिर लड़ते रहिए लड़ाई, लगाते रहिए कोर्ट कचहरी के चक्कर। लेकिन जनाब, ये निशान इतनी आसानी से मिटता कहाँ है? यही डर तो आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। जी, एक अजीब तरह के अलगाव का एहसास घर कर गया है। तुम तो एक फाजिल पत्रकार हो। लोगों में तुम्हारी गहरी कैद है। मुझे लगता है इन सवालों की गहराई में जितना तुम उतर सकते हो कोई और नहीं।
जी ये तो आपकी जरा नवाजी। 19 नवंबर के दिन याद है? कोर्ट पर हमले वाला। जी हाँ, जी हाँ, उससे कैसे भूल सकता हूँ। उसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। जी कौन से? उस दिन कोर्ट में दोपहर के समय जगदम्बा मंदिर में हुए ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट भरा पड़ा था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों का हुजूम था। दोपहर करीब 2 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार मेन गेट पर आकर रुकने लगी। गार्ड ने जब रोकना चाहा तो कार से 5 आदमी निकले और गोलियां चलाना शुरू कर दी। लुक एट दिस। वो लोग किसी भी तरीके से कोर्ट रूम में दाखिल होना चाहते थे। पहले बरामदे तक पहुंचे, फिर खंभों का ओट लेते हुए मुड़कर गैलरी तक पहुंच गए। कोर्ट रूम अब केवल 50 मीटर के फासले पर ही रह गया था कि सामने से कुछ सिक्योरिटी वाले निकल कर आ गए। वो इन्हें देखकर फायरिंग करने लगे। बरामदे में भीड़ इकट्ठी हो गई। कोर्ट में खलबली मच गई। तभी कुछ और सिक्योरिटी वाले निकल कर आ गए, फिर एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। उसके बाद जो गोलाबारी हुई उसमें कई आतंकी मारे गए। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। कोर्ट रूम केवल 10 मीटर के फासले पर ही रह गया था। वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। तभी हमारे 2 जवानों को गोली लग गई और फिर इसके बाद कुछ जवान निकल कर आ गए और फिर गोलियां चलने लगी। उसके बाद जो गोलाबारी हुई उस वक्त 5 आतंकी ढेर हो गए। मगर अफसोस हमारे 1 दर्जन जवान शहीद हो गए। मारे गए 5 आतंकियों के पास कोर्ट को उड़ाने की भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और पूरी एक बटालियन के सामना करने के लिए गोला बारूद था। मगर मारे गए 5 आतंकी अपने पीछे जबरदस्त सुराग छोड़ गए। मोबाइल, हथियार, ढेर सारे फोन नंबर, सीडी, फोटो, लैपटॉप, सूखे मेवों के फेंके और यहां तक कि एक प्रेम पत्र बॉर्डर प्री प्लान अटैक लाइव 9/11। और ये सिर्फ कोर्ट पर हमला नहीं था, ये हमारे लोकतंत्र पर हमला था। राज और सरकार की सार्वभौमिकता पर भी हमला था। कट्टर फिदाइनों ने जो तरीके अपनाया था ना, वे सब सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा दर्शाते हैं। इन्हीं तो आतंकवादी गुटों ने संयुक्त रूप से इसे अंजाम दिया था। 10 लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, जैसे मोहम्मद का हाजी बाबा, मौलाना मसूद अजहर, तारिक अहमद, अतीक सिद्दीकी, सुलेमान सरवर और मारे गए ये 5 आतंकवादी। लेकिन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि उन्होंने कार से 6 लोगों को लेकर थे और सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी 6 लोगों को दिखाया था, लेकिन मारे गए केवल 5। अगर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सही है तो फिर पुलिस क्यों कह रही कि कार में केवल 5 ही लोग थे? ये छठा आदमी कौन और अब कहाँ है वो? तुम्हारे हर सवाल के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। मारे गए आतंकियों के बारे में बताने के लिए तो ऑफिशियली बातें होंगी। डिपेंड्स। पता चला है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। इस शक की कोई बुनियाद है या हम बिना ठोस आधार के कुछ नहीं करते जनाब। उनके घरों से जो पर्चे मिले हैं वे भारत विरोधी भावना को भड़काकर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या लिखा है पर्चों? यही कि हिंदुस्तान एक खराब मुल्क है, हम हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं, हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं और अल्लाह के करम से हम ये कर दिखाएंगे। हमारी हिट लिस्ट में कुछ नेताओं और महंतों के नाम भी हैं जिन्हें हम मार गिराएंगे। You like to see? दे दो। पर ये तो इंग्लिश में। जाहिर है ये काम मदरसों में मुसलमानों का नहीं है, हाईटेक मुसलमानों का है। पर इसमें तो स्पेलिंग की बहुत सी गलतियां हैं। अच्छा अब तुम इससे अंग्रेजी के पीछे पड़ गए। ये देखिए, वाजपेयी की स्पेलिंग W से लिखी गई, जो अमूमन B से लिखी जाती है। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लिखने वाले की साइकोलॉजी का पता चलता है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जो मोहम्मद गुलशाह और मारे गए फिदायीन आतंकवादी के सहयोग की इशारा करते हैं। यानी कि कोई सीधा सबूत नहीं। सीधा सबूत हो भी सकता है और नहीं भी। फिर भी एक सबूत है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऐसा तुम सोच सकते हो, लेकिन जिस घटना ने समाज को दहला कर रख दिया है उस समाज का सामूहिक विवेक तभी संतुष्ट होगा जब अपराधी को फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखेगा। जन भावना को नापने का कोई तरीका है या सरकार की भावना ही जन भावना है? सरकार भी समाज का हिस्सा होती है। यानी कि जन भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए न्याय की धज्जियां उड़ाई जा सकती है।
जो चुनौतियां मिली है उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को अधिकतम दंड देकर ही पूरी हो सकती है। तो क्या इसके लिए मृत्यु दंड देना जरूरी है? हाँ, कभी कभी सामूहिक विवेक को संतुष्ट करना तो हत्या के अनुष्ठान को सही साबित करना है। अनुष्ठान में आहुति देना ही तो हमारी परंपरा है। ये तो भीड़ द्वारा हत्या के नियम को मापदंड बताने के बराबर है। कभी कभार जनता की आकांक्षाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो फिर मॉब लिंचिंग में शामिल जनता को अपराधी क्यों मानते हैं? उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस और सनसनीखेज पत्रकारों की ओर से नहीं बल्कि देश के न्यायालय की ओर से फरमान की तरह जारी हुआ है। आखिर सहने की भी एक सीमा होती है। जो पकड़े गए वे समाज के लिए सिरदर्द है। तो क्या मोहम्मद गुलशाद की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए? गुनाह करने वालों के साथ कभी बुराई बढ़ती नहीं जा सकती। अगर इस बार गुलशाद को फांसी ना दी गई तो इस साल का दशहरा मनाने का कोई तुक नहीं है। ऐसे मामले में तो नो कोर्ट नो ट्रायल। फर्स्ट एंड फाइनल डिसीजन, मौत की सजा। अगर मेरा बस चले बीच चौराहे पर खड़ा कर शूट करूं। लेकिन जनाब इस देश के कई दानिशमंद एक्टिविस्टों एडिटर और वकीलों ने मौत को अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर मुखालफत किया है। इन सूडो सेकुलरों को विरोध करने से होता क्या है? ये है ही कितने। और सुनता कौन है इनकी? इनके जिंदा रहने से ना आतंकवाद और बढ़ता है। इनका तो जितनी जल्दी काम तमाम हो जाए देश के लिए। लेकिन ऐसा कोई जाती सबूत नहीं जो ये बताता कि मौत की सजा आतंकियों के लिए अवरोधक का काम करती है। हमें तो लगता है इस तरह की सजा अवरोधक का काम करती है। तो क्या बलात्कारियों को मौत की सजा मुकर्रर होने के बाद नाबालिगों के बलात्कार बंद हो गए? हकीकत तो यह है कि फिदाई दहशतगर्दी के इस दौर में मौत एक कोशिश बन गई। कोशिश? अच्छा, कोशिश तो उन करोड़ों लोगों के लिए भी है जिनकी भावनाएं इनसे जुड़ी हैं। ओपिनियन पोल, संपादक के नाम पत्र और टीवी स्टूडियो में सीधे प्रसार में भाग ले रहे दर्शकों की राय देखिए। घंटे दर घंटे इसमें इजाफा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ गिने चुने सो कॉल्ड बुद्धिजीवी को छोड़कर सारा मुल्क मोहम्मद गुलशाद को अगले कुछ वर्षों तक हर दिन, हर घंटे, हर मिनट फांसी पर चढ़ते देखना चाहता है। और इस मामले में अपोजिशन भी उनके साथ है। वे सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गुलशाद को फांसी दे दी जाए। लेकिन जनाब अगर मोहम्मद गुलशाद को फांसी हुई ना तो इसके परिणाम राजनीतिक होंगे। लेकिन विरोध करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए ये न्यायालय का फैसला है। वो न्यायालय से उम्मीद नहीं रखते जनाब। फैसला सुनाने वालों में से एक जज मुसलमान भी था। इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या उनका भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा उनका भरोसा। तब तो ऐसे लोगों से बात करना भी बेकार है। सवाल ये उठता है कि साजिश में शामिल हुए एक मुलजिम को केवल 10 साल की सजा, तो फिर मोहम्मद गुलशाद को मृत्युदंड क्यों? मैं कोर्ट के फैसले के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता। तो फिर बात करने को बचता है क्या? यही तो हमारा लोकतंत्र है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत है। तो फिर आप बताइए, क्या ये अजीब नहीं कि अभियोजन पक्ष जहां आधे मामले में इतना ज्यादा गलत साबित हुआ है वहीं आधे मामले में इतने शानदार तरीके से सही? कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है। इस मुल्क का लोकतंत्र कैसे काम करता है इस बारे में कुछ बता सकता हूँ? क्या बताना चाहते हो? यही कि सबसे छोटी चीज सबसे बड़ी चीज को कैसे जोड़ती है। हाँ, लेकिन छोटी चीज का बड़ी चीज से कोई संबंध तो होता नहीं। इसीलिए जब उन रास्तों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे पुलिस थानों की अंधेरी कोठरियों से होकर खेत खलिहानों, जंगलों और घाटी की बर्फीली वादियों में जो हो रहा है उन्हें जोड़ता है और ऐसे सवाल उठाता है जिनका सीधा जवाब जरूरी है, ना कि गोल गोल घुमावदार चक्करदार। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मोहम्मद गुलशाद के फैसले में अब भी कुछ रह गया? हाँ बताइए, आपको क्या लगता है? कब तक गुलशाद की किस्मत को दांव पर लगाते रहोगे? दांव पर एक आदमी की किस्मत से कहीं ज्यादा लगा हुआ है। गुलशाद का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। वो तो इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है, केवल मोहरा नहीं है, ड्रैगन भी नहीं है जो उसे बताया जा रहा है। फिर क्या है? ड्रैगन के पंजे का निशान। अगर हम निशान को मिटा देंगे ना तो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सबके पीछे कौन था। यह है सब परेशान होकर मुझे प्लेस हो गया। हेलो, हाँ प्रशांत, तुम कहाँ हो? कहाँ? जेल? तुम जेल में क्या कर रहे हो? अच्छा,
आतंकवादियों से पूछताछ कर रहे हो। उसके बाद क्या प्रोग्राम है? किसके यहाँ जाओगे? मौलाना फजल इमाम? तुम इसके यहाँ किस लिए जाओगे? प्रशांत, क्या तुम्हें पता नहीं अपोजिशन के सोशल इंजीनियरिंग की काट सीएम साहब ने इसी पत्ते से काटी थी? तो बेहतर होगा पहले पता करो। और सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं वही करो। अभी तुम्हें अल्लाहगंज जाना होगा। हाँ, वही अल्लाहगंज, वही तुम्हारे काम का है। हाँ, और ध्यान रहे, एरिया जरा सेंसिटिव है, अकेले मत जाना। ओके, गुड लक। और हाँ, काम पूरा होते कॉल करो, एक जरूरी काम है तुमसे। ओके, जय हिंद। लो चाय आ गई। चाय, कॉफी। चाय, चाय। मैंने इसे फिरोज के साथ बहुत बार देखा है। चल जा। जी मैं चलता हूँ। चाय पी के जाओ। जी नहीं, देर हो जाएगी, आप कुछ दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? जी सेमिनार में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इसमें क्या है? ये क्या करेंगे आप? छोड़ो। छोड़िए। हमारे पास तलाशी के ऑर्डर है। ठीक, तो कर लीजिए तलाशी। सहयोग के लिए धन्यवाद। अब जब तक तलाशी हो रही है तब तक चाय तो पी ही जा सकती है। मुझे तलब नहीं। भाई मुझे तो जबरदस्त तलब लगी। मैडम, कॉफी ठंडी हो जाएगी। जी सर। सर इसमें तो कुछ नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। दोबारा चेक करो। क्या की? उसका लैपटॉप चेक करो। इसका पासवर्ड क्या है? लाइए मैं खोल देता हूँ। डोंट बॉदर, ही इज साइबर एक्सपर्ट। 0612 1992। क्या था? 6 दिसंबर 1992। इसी तारीख को तो मस्जिद टूटी थी ना? ये मेरी बर्थ डेट है। ये तुम्हारा बर्थ डेट है। कमाल करते हो तुम लोग भी। भूली बिसरी चीजों को याद रखने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। सीना, हाँ सर। ये पता जी तो ये कब ये तिरंगा वाला फोल्डर क्या है? जी। वीडियो क्लिप। ये वीडियो क्लिप कैसा है? ये गुलशाद के घर का है। वहाँ क्या करने गया था? रिपोर्टिंग करने गया था। ये दिखा, ये चला। जी सर। जब मैं दानिश भाई के साथ गुलशाद के घर पहुंचा तो बाहर चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग से तारुफ करा, बताया कि ये करामत मियां गुलशाद के मालिक। उन्हें दाई तरफ से लकवा मार गया था। कुछ देर सलाम दुआ कर इधर उधर की बातें करने के बाद जब मैंने गुलशाद के बारे में कुछ जानना चाहा तो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी, मुंह से लार गिरने लगा। दानिश भाई उन्हें उठाकर घर के अंदर ले गए। मैं भी पीछे पीछे चल गया। अंदर कमरे में एक चारपाई पड़ी हुई थी जो पाई की जगह ईंट के सहारे किसी तरह टिकी हुई थी। उसकी लेवारी जगह जगह से धसी हुई थी। जब दानिश भाई ने करामत मियां को घाट पर लेटाया तो झूल से गए। अंदर टीन के कुछ पुराने बक्सों पर रजाई गद्दे बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे और एक कोने में प्लास्टिक की बाल्टी जग और बंधना लुढ़का हुआ पड़ा था। सामने की तरफ एक कमरा था जिसमें दरवाजा नहीं था, तार लगा हुआ था। और उसके पीछे कोई खड़ा था। दानिश भाई ने बताया
कि वो गुलशाद की औरत बीमार, मटमैली कमीज, सलवार और सर पर फटा दुपट्टा लपेटे वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे। सरकार, हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। उसकी गुहार सुनकर मुझे अपने बौनेपन का एहसास हो रहा था। वो हाथ जोड़कर कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। गला रुका हुआ था, आंखों में आंसू थे। उसका सामना करने की जैसे मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं घर से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही दानिश भाई ने सदर दरवाजे पर एक नीला निशान दिखाया और बताया कि सरकार के द्वारा उन घरों के बाहर लगाए जाते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे होते हैं। ये किसी फाइल है? कौन सी? ये कॉर्नर वाली खुफिया एजेंसी? ये तो कुछ खतरनाक लग रही है। जनाब, ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइल है। तुम्हारे पास कहाँ से? आपको ऐसी कितनी फाइलें चाहिए? सीधा? हाँ सर। ये मामूली नहीं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको एक नहीं हजारों मिल जाएगी। ये एक सीक्रेट फाइल है। सीक्रेट नहीं है, पब्लिश डॉक्यूमेंट है और इसे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित किया है और ये इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल है जनाब। सर, इसमें तो गृह मंत्री की राष्ट्रीय खुफिया योजना नेट ग्रिड के बारे में तफसीली ब्यौरा मौजूद है। सीधा? मुझे लगता है ये सारे कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय से लाए गए हैं। जो वेबसाइट बता रहा हूँ उसे एक बार चेक तो कीजिए। और ये देश भर में हुए धमाके और उसको अंजाम देने वाले इंडियन मुजाहिदीन के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन, ये तो पाकिस्तान के लग रहे हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों जानकारी मैं आपको अभी निकाल कर दे सकता हूँ। लाइए दीजिए। अब परेशान मत, हम खुद निकालेंगे। सर ये देखिए, मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं कि ये दस्तावेज इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये आप मेरा डेटा चेंज क्यों कर रहे हैं? कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। लेकिन आप डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जनाब। मुझे मेरा काम करने दोगे क्या? लेकिन आपने इस फाइल का नाम बदल दिया। सरकारी काम में बाधा मत डालो मिस्टर। सेव केस केवल संदर्भ के लिए, प्रसार के लिए पूरी तरह निषिद्ध। लेकिन इससे तो फाइल के मायने बदल जाएंगे। तो शब्दों की जोड़ तोड़ क्या केवल जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं? मैं वैसा जर्नलिस्ट नहीं हूँ। तुम कैसे जर्नलिस्ट हो सब पता है। क्या पता है? यही कि तुम्हारे पास पाकिस्तान के 5 से 7 वीजा फॉर्म हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? अब हम मजाक भी नहीं कर सकते। पर मेरे पास तो एक भी वीजा फॉर्म नहीं। बनने में कितनी देर लगती है? ये क्या करें? एक नहीं खड़ा रहे। जनाब ये और इसके जाने तुम्हारा क्या ख्याल है? अब जब हम कहेंगे कि तुम्हारे बैग से ओसामा बिन लादेन का लिटरेचर मिला है। जनाब, ये सब तो उर्दू साहित्य है। अच्छा, उर्दू में क्या आतंकवादी साहित्य नहीं होता? लेकिन ये सब तो उर्दू के जाने माने अदीबों के लिटरेचर है जनाब। मैडम देखना जरा। सर मेरी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है। अरे थोड़ी बहुत उर्दू तो आती होगी। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? सर इस तहरीर को पढ़ना मेरे बस का तो नहीं है। क्या है? क्या है ये मेरी गजल। ओ, तो तू गजल भी लिखता है? हाँ, कभी कभी। क्या नाम है तेरी इस गजल का? एहरार। एहरार, इसका मतलब क्या होता है? आजादी। लेके रहेंगे आजादी। संप्रदायवाद से आजादी। छीन के लेंगे आजादी। देश को आजादी मिले 72 साल हो गए, फिर भी तुम आजादी को नहीं मिले। और ये क्या है? जी, मैं रेडियो के लिए भी काम करता हूँ। ये खबरों की रिपोर्ट है जो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तुम्हारा इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना? अगर आप लोगों को उर्दू नहीं आती हो ना, तो किसी जानकार से पढ़वा लीजिए। लेकिन जान लीजिए, ये सियासत के पन्ने नहीं है, उर्दू के जाने माने अदीबों के लिटरेचर है। ये देखिए, ये कृष्ण चंद्र का नॉवेल और ये इस्मत चुगताई का कहानी संग्रह और ये सब तो हिंदी के साहित्य है। रेणु, प्रेमचंद, धूमिल और गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध, ये तो नाम ही मिस्टीरियस लग रहा है। जनाब, ये हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। ये तो शब्द से आतंकवादी लग रहा है।
क्या ऐसे साहित्य रचने और पढ़ने वाले सब आतंकवादी होते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप लोगों को पता नहीं होना तो किसी से पता करवा लीजिए। सुनो, हमें किसी से पता करने की जरूरत नहीं, और हमें मत सिखाओ उर्दू में क्या लिखा जा रहा है या हिंदी में मुक्तिबोध क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। यह कविताकार में लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं, मुल्क में अस्थिरता ला रहे हैं, दहशत का माहौल ये कभी ही पैदा कर रहे हैं। ये कभी आतंकवादी हैं। हटिए, अंदर जाने दीजिए, हटिए यहाँ से। हटिए, अंदर जाने दीजिए, हटिए यहाँ से। सर, गेट पर न्यूज़ चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर की भीड़ जमा है। सुनो, ये संदर ले चलो। और सीना, एक संदर अंदर किसी का नाम ओके। लेकिन मीडिया वाले क्या करें? मेरी बात सुनी, जानकारी कैसे लगी? सर क्या हुआ? कौन हो तुम? आप अंदर कैसा गई? वीडियो जाना चाहती है, तलाशी में क्या मिला? मैडम प्लीज आ जाइए। जो कुछ मिला है उन्हें बताते क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए। देखें, अभी विभागीय तफ्तीश चल रही है, हम कुछ नहीं बता सकते। आपको बताना होगा। मैडम, हम मीडिया का रिकॉर्ड करके इसका ये मतलब नहीं कि आप जिद करने लगे। देश को जानने का हक है, कितना कैश मिला, कितना RDX लैपटॉप में कौन सी खुफिया जानकारी थी। ऐसा कुछ करने के लिए विवश मत कीजिए जो हम नहीं चाहते। हम जानना चाहते हैं कोर्ट पर हमला करने वालों में छठा व्यक्ति कौन था। जल्द ही इस रात से पर्दा हट जाएगा। नाम बताइए। इन बाहर जा, ये वक्त बोला करिए मेरा। कौन है वो? हाय पेशेंट प्लीज। क्या वो मोहम्मद खान अंसारी है? क्या बात कर रहे हैं? या स्वामी सत्यानंद? क्या बकवास कर रही हैं? अभी कुछ देर पहले ASP प्रशांत वर्मा ने स्वामी सत्यानंद के मठ पर छापा मारा है। ये झूठी खबर है। उसके मठ के तहखाने से नमाजी टोपी, नकली दाढ़ी, ऊंचे टकने वाले पजामे और वक्त बनाने का सामान बरामद किया है। देखिए मैडम, किस तरह की बेसिक पैर वाली बातों पर तुम्हारे जैसा हवा उड़ने वाला पत्रकार विश्वास कर सकते हैं। स्वामी सत्यानंद को कब अरेस्ट करेंगे? इन बाहर जाओ। CM साहब ने ASP प्रशांत वर्मा को मौलाना फजल इमाम के घर पर छापा मारने से क्यों रोका? ऐसे बाहर जाओ। रुकिए, मैडम। उन्हें सच क्यों नहीं बताते? समय आने पर बता दिया जाएगा। तो कब आएगा समय? जब झूठ को बोल बोल कर सच बना दोगे तब? तुम तो खुद एक पत्रकार हो, अच्छी तरह से जानते हो कि खबरें कैसे बनाई जाती हैं। वो खबरें नहीं बना रहे, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर कभी कभी निशाने पर भी लग जाता है। कितना कि उजाले में नहीं लगता। ये देख, देख, मेरे पास ये देख। ये देखो, ये जगदम्बा मंदिर में संध्या आरती के समय का वीडियो है, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान आरती की अपेक्षा इस भीड़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सीना, हाँ सर, ये मो वाली सीन को जरा स्लो करना। जी, थोड़ा आगे करना। जी, हाँ यहाँ चलो। ये जो भीड़ में चेहरे हैं, उन्हें ध्यान से देखो, पहचानने की कोशिश करो। थोड़ा आगे हो गया, रिवर्स करना, थोड़ा और पीछे। हाँ, यहाँ चलो। ये जो चेहरे तुम देख रहे हो, इसे पहचानने की कोशिश करो। ये जो नीले रंग का कुर्ता पहने उसे गौर से देखो। सीना, अब कोर्ट वाला सीन दिखाना, जो कोर्ट पर हमले के पहले CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है, सब देखो। हाँ, यहाँ से। ये जो कोने में आदमी खड़ा है, उसे गौर से देखो। विजिबल कहाँ है? विजिबल नहीं। सीना, अब जो ATS हेडक्वार्टर से जो मेल आया है, उसका अटैचमेंट करो। थोड़ा क्लियर करो। ये तो साफ है। धुंधला। दोनों में कुछ समानता दिख रही है। मैं कुछ कह नहीं सकता। दोनों चेहरे एक ही आदमी के हैं। हाँ, हो सकता है। फुटेज के आधार पर हमने अपने आर्टिस्ट से इसका स्केच तैयार करवाया है। अब तो इमेज एकदम क्लियर हो गई होगी। उस स्केच को जगदम्बा मंदिर के आसपास कई लोगों को दिखाया, कोर्ट में काम करने वाले वकीलों, टाइपिस्टों, स्टाफ में लोगों की। तुम आश्चर्य करोगे, इन दोनों जगहों में कई लोगों ने इसे आसानी से पहचान लिया। यही वो शख्स है जो मंदिर के आसपास घूमता रहा, और यही वो शख्स है जो कोर्ट पर हमले पहले कोर्ट का चक्कर लगाता था। अंत में जब हमने अपने इन्फॉर्मर्स को दिखाया तो पहचानने में देर नहीं। तो फिर दिखाइए। दिखाना चाहिए। थोड़ा फोकस करना। जी, थोड़ा और किए। ये देखो, ये क्या मजाक है? यही सच है। पर ये तो मेरा चेहरा है। तुम्हें यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि इस शख्स का नाम भी मोहम्मद रेहान है। किसका है? जलील साहब। भाई बात। अब बात करो। सुन, ये मत बताना कि तू कहाँ है। प्रोसीड ऑन। सलाम वालेकुम जलील साहब। वालेकुम सलाम रेहान मियां। ये क्या देख रहा हूँ मैं? टीवी चैनल वाले तुम्हारे बारे में क्या दिखा रहे हैं? सच्चाई तो आप जानते ही हैं।
हाँ वो तो है, मुझे भी उसी के बारे में बात करनी थी। दरअसल सुबह आज कुछ लोग मेरे घर आए थे और तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाह रहे थे। कोई खास बात थी? रेहान, ये जो कोर्ट पर हमला हुआ उसको अंजाम देने में इंडियन मुजाहिदीन की मदद सुरक्षा एजेंसियों ने करी थी। कैन यू बिलीव दिस? क्या? पर ये कैसे मुमकिन है? हाँ, एकदम मंदिर में जो ब्लास्ट हुआ उस दिन दोपहर के समय एटीएस के लोग मंजरपुर गांव में देखे गए थे। और मंजरपुर गांव को तुम जानती हो ना, ये इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के गांव के रूप में देखा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा एजेंसियों को इस ब्लास्ट की जानकारी नहीं थी तो ब्लास्ट से पहले वो मंजरपुर गांव में पहुंची कैसे? हेलो 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 हेलो, इसका नंबर नोट करो और इस व्यक्ति का कंप्लीट डिटेल्स मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। ओके सर। और सिन्हा जी, स्पेसिफिक ये पता लगाओ इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन किससे है। ओके सर। क्या सोचने लगे? यही कि मेरा प्रशांत से मिलना इतना जरूरी क्यों है? सर इसकी पहचान करो। हेलो, हाँ जय हिंद। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें अल्लाह के जाने के लिए कहा था या नहीं? कहा था। तो तुम स्वामी सत्यानंद के मठ पर क्यों गए? किसने ऑर्डर दिया था? प्रशांत ने बकवास बंद करो और फौरन कंट्रोल रूम पहुंचो। हाँ, कंट्रोल रूम। दरअसल यहां तुम्हारा के दोस्त मोहम्मद रेहान तुमसे मिलने के लिए बैठा है। ठीक है, आ जाओ। मैं जा रहा हूँ। प्रशांत आ रहा है। मुझे सेमिनार में जाना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। राशिद की ये क्या कर रहे हैं आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एड्रेस से आपकी शिकायत करूंगा। हमारी शिकायत करोगे? अपने आका से शिकायत नहीं करोगे, जिसके फरमान से हमारे घरों में घुसकर तो खुद तो कहते हैं मुजाहिद हम ही था। साले कुत्ते जिस थाली में खाता है उसी में छेद खाते हैं। क्या कर रहा है? मजहब या मुल्क? मजहब का कोई मुल्क नहीं होता। आतंकियों का होता है। हाँ, मैं एक को चुनता हूँ, किसे चुनोगे? मुझे आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गद्दार और साले कुत्ते साले। अरे आप तो शराब मुझे अपने वकील से बात करना। वकील से बात करना है। तुम्हें ये तो पता होगा, बार एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि कोई वकील किसी आतंकी का केस नहीं लड़ेगा। मोहम्मद असलम ने लड़ा था, देखा नहीं उसका क्या हुआ? वकीलों ने चेम्बर से खींचकर उनके कपड़े फाड़कर मारते पीटते कचहरी घुमाया था। तो बिना मुकदमे के न्याय कैसे होगा? न्याय की बड़ी दुहाई दे रहा है। और साले हमले भी उसी पे करते हैं। और जब हम काउंटर करने लगते हैं तो हाइड्रोल बचाने लगते हो कि जुडिशरी कहाँ है? हाँ, जुडिशरी कहाँ है? तुम्हें पता नहीं, जुडिशरी एक ऐसा जंतु है जो अमूमन हमारी किसी व्यवस्था की गहरी खोह में कुनीदा पड़ा रहता है, बड़ी मुश्किल से हिलता रहता है। उसे अपनी मान से बाहर लाने और कर्तव्य दिखाने के लिए नामी वकीलों के टोली की जरूरत पड़ती है। और ये भी हमारी मर्जी के ऊपर है कि किसको कब और कैसी न्याय व्यवस्था दी जाए और किस तौर तरीके से पूछताछ की जाए। तुम्हें इल्म भी नहीं होगा इन तरीकों में हमने कितनी महारत हासिल कर ली है। छोड़ो मुझे कॉल कर। किससे बात करनी है? पीयूसीएल के साथी रमेश सिन्हा से। हमारा फोन टैप किया जाएगा। मेरी सांसों को टैप क्यों नहीं कर लेते? सुनो, ह्यूमन राइट्स वालों से दूर रहो, यही बेहतर होगा। नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला। इन ह्यूमन राइट्स वालों को कुछ करना तो होता नहीं, बस इनका ताड़ा बनाना होता है। रेहान, चाहो तो अपने घर वालों से बात कर सकते हो। कहाँ है मेरे घर वाले? हमारी हिफाजत में खैरियत से है। तुम लोग चाहते क्या मुझसे? हम उस चेहरे को देखना चाहते हैं जो मोहम्मद
गुलशाद को मोहरा बनाकर आतंक का खेल खेलता है। देख, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो बेटा, हम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का इतना ख्याल रख रहे हैं, तुम हमारा जरा भी ख्याल नहीं करो। देखो प्लीज प्लीज, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना प्लीज। तुम गुलशाद के वकील से मिलने बनने का गए थे? मैं वहां अपने एक दोस्त से मिलने गया था। आज गुलशाद से मिलने जेल भी गए? मुझे अखबार के लिए कुछ तस्वीरें चाहिए थी बस। क्या बात हुई? पुलिस ने परमिट नहीं किया। पुलिस ने परमिट? देखो ना, अब अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार वालों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं। बोलो, बोलते हो कि नहीं? बोलो। मैं बताता। पैंतीस के आसपास एक लंबा और दुबला सा आदमी, सफेद कुर्ता पजामा पहने, जेब में रेनॉल्ड्स का पेन था। मैंने जब पूछा कैसे हो गुलशाद, मैं ठीक हूं, उसने जवाब दिया, क्या मौत की देहरी पर खड़े आदमी से मुझे ये सवाल करना चाहिए? इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। जी। वो एक ऐसा आदमी लग रहा था जो दुनिया को ढेर सारी बातें बताना चाहता है। बोलो गुलशाद। ये उन दिनों की बात है जब न्यूक्लियर डील पर सारे देश में सियासत गरमाई हुई थी। इकबाल और नदीम नाम के दो चेहरे मंजरपुर की गलियों में दिखाई देते थे। मस्जिद के बाहर चाय की दुकान पर अक्सर बहस मुबाहिसा किया करते थे। फिर कुछ बेरोजगार लड़के उनकी सोहबत में आ गए, उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। इकबाल उन्हें 6 दिसंबर को किए गए जख्म का बदला लेने के लिए उकसाता था, तो नदीम मजहब के हालात पर अफसोस जताते हुए जिहाद की जरूरत पर जोर देता था। जज्बात की उभार से वो इतना भड़क जाते कि उनकी किसी भी बात का विश्वास कर लेते। एक दिन दोनों ने कुछ लड़कों को टिफिन में बम छुपाकर साइकिल पर रखकर बाजार में छोड़ने के लिए राजी कर लिया। प्लान के मुताबिक जब लड़के बाजार में पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। पुलिस पहले से ही उनके स्वागत के लिए मौजूद थी। वो भागना चाहे मगर बिना किसी मशक्कत के पकड़ लिए गए। उन्हीं में से मैं भी था। नदीम और इकबाल पुलिस के हाथ नहीं लगे, वो पहले ही गायब हो चुके थे। जेल में गुलशाद को पता चला कि वो दोनों ही पुलिस और खुफिया के मुखबिर थे। कोई सीधा सबूत न होने के कारण गुलशाद को 6 महीने बाद छोड़ दिया और फिर उसके 2 सपने शुरू हो गए। वेल्डिंग की एक दुकान खोलकर मैंने नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। जो थोड़ी बहुत कमाई हुई उससे एक स्कूटर खरीद लिया और निकाह कर लिया। मगर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो पुलिस वालों के तंग करने के
खौफ से आजाद गुजरा हो। कहीं भी कोई भी ब्लास्ट होता तो वो मुझे उठा लेते, घंटों पूछताछ करते, मारते पीटते, यहां तक कि झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देते। हफ्तों बंद रखने के बाद तभी छोड़ते जब वो मुझसे अच्छी खासी घूस ऐंठ लेते। जब गुलशाद जेल से छूटा तो दिमागी और माली तौर पर टूट चुका था। मेरे दोनों पैरों के तलवे लाठी की मार से काले पड़ गए थे। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। 6 महीने तक घर से बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि मेरी जिस्मानी हालत इस लायक ही नहीं थी। एसटीएफ कैंप में गुलशाद ने यह सबक सीखा कि या तो विरोध करने के नतीजों में जुल्मों सितम भोगता रहे या फिर चुपचाप एसटीएफ की बात मानता रहे। जब डीएसपी राठौर ने गुलशाद से एक छोटा सा काम करने के लिए कहा तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। डीएसपी राठौर ने गुलशाद से एक आदमी को दिल्ली ले जाने के लिए कहा और उसे वहां किराए पर एक घर दिलवाने के लिए भी कहा। जब गुलशाद उस आदमी से पहली बार मिला था तभी समझ गया था कि वो बाहरी व्यक्ति है क्योंकि वो हिंदी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना नाम याकूब बताया। कोर्ट पर हुए हमले में मारे गए 5 आतंकवादियों में से पुलिस ने एक की शिनाख्त इसी नाम से की थी। दिल्ली में गुलशाद के पास डीएसपी राठौर के फोन आते रहते थे और गुलशाद ने बताया कि याकूब वहां बहुत से लोगों से मिलता जुलता था। एक दिन कार खरीदने के बाद याकूब ने गुलशाद को अपने पास बुलाया और कहा कि वो घर वापस चला जाए। साथ ही उसे 50,000 रुपए भी दिए। कहा कि ये तोहफा। गुलशाद ईद के लिए अपने घर चल दिया। अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला ही था कि पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहां से मुझे एसटीएफ हेडक्वार्टर ले गए जहां से मुझे दिल्ली लाया गया। वहां याकूब के बारे में मुझे जितना मालूम था मैंने सब बता दिया, मगर वो लोग जोर दे रहे थे कि हमले में मैं अपने चचेरे भाई रौनक, उसकी बीवी फातिमा, डॉक्टर फारूकी और खुद को भी शामिल करूं। वो चाहते थे कि मैं मीडिया के सामने ये सब बातें जोर दे के कहूं। कोरे कागजों पर मेरे दस्तखत करवाए और मीडिया के सामने हमले की जिम्मेदारी कबूल लेने को मजबूर किया। अगले दिन डीएसपी राठौर ने मेरी बीवी से बात करने की इजाजत दी और कहा कि अगर बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो उसका साथ दो। स्पेशल सेल के अफसरों ने भी मुझसे वादा किया कि मेरा केस कमजोर कर देंगे और मैं जल्दी छूट जाऊंगा। उसके बाद कई जगहों पर मुझे ले जाया गया। उन बाजारों को दिखाया गया जहां से याकूब ने तरह तरह का सामान खरीदा था। उन्होंने मुझसे कम 200 से 300 पूरे कागजों पर दस्तखत करवाए। कट इट, लाइट्स ऑन। मुझ क्यों गए? मैं जा रहा हूं। ये देख रहे हैं? चुपचाप बैठ जाओ वरना। ठीक है, मार दीजिए मुझे गोली। क्या कोर्ट ने गुलशाद पर हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप नहीं लगाया है? उसे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया है। फिर कौन है वो मास्टरमाइंड? कभी कभी तो शक होता है कि कहीं अपने फायदे के लिए इस देश की सरकार ने ही तो कोर्ट पर हमला नहीं करवाया। दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। जैसे ओसामा मारा गया, गुलशाद भी मारा जाएगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर गुलशाद मारा गया ना तो इस सबके पीछे कौन था ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। किसका आइडिया था कोर्ट पर हमला करने का? आप बताइए,
क्या ये जैश ए मोहम्मद था? मैं क्या पूछा, तुम क्या जवाब दे रहे ये हो? नसीर बेगम था। कौन है वो? ये इसका राज इस मुल्क के राजघरानों में कहीं गहरे दफन है। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है नासिर के साथ? तमाचा गाल पर मारा, पर चोट दिल पर लगी। इसी के लायक हो तुम लोग। इस तरह का तमाचा कभी गाल पर तो कभी दिल पर खाने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं हम लोग। दगा दोगे तो चोट तो खाओगे ही। खुदा जानता है कि कौन है दगाबाज। ये साले इस देश के कभी नहीं हो सकते। आप एक ही झूठ को कितनी बार बोलते रहेंगे? जब तक झूठ सच ना हो जाए। और लोगों को पता ना चल जाए कि मुसलमान क्या है। तुम भी तो एक मुसलमान हो। ओए, मैं तेरे जैसे मुसलमान नहीं हूँ, मैं पठान हूँ, पठान। तुम जैसे नीच लोगों के कारण ही ना मुसलमान बदनाम है। और मैं आतंकी कहा जा रहा है। मुसलमान आतंकी नहीं है। Yes, Muslim is not terrorist, but all terrorists are Muslims. टेररिस्ट केवल टेररिस्ट होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान। फिर होता क्या है? उसका कोई मजहब नहीं होता। पैदा कहाँ से होता है? उसे पैदा करती है राजनीति। मजहब को दूध का धुआं समझता है, बिना आग के धुआं नहीं होता। धुआं सिर्फ धुआं होता है और उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। नीयत दिखती है। नियत पर शक मत कीजिए। मजहब के नाम पर आदम भड़काओगे, तुम्हारी नीयत ही नहीं, तुम्हारी देशभक्ति और वजूद पर भी सवाल खड़े होंगे। तो क्या आप इन सवालों से बच जाएंगे? अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन कोर्ट तो कुछ और कहता है। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई हिंदू अपने दोस्त से मिलने आया होता तो क्या उसका भी इसी तरह इंटेरोगेशन करते? शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी ही पड़ती है। तो ये शुरुआत हमेशा मोबिल और मंजर के घरों से ही क्यों होती है? आप कभी शिव और हरि के घरों में क्यों नहीं जाते? क्या महज अपने मजहब की वजह से हम लोग आपकी नजरों में दहशतगर्द हो गए? किसी और के जुर्म की सजा किसी और को देना, ये तो टेरर पॉलिटिक्स। टेररिज्म होगा तो टेरर पॉलिटिक्स भी होगी। तो इससे फायदा क्या? टेरर कम होगा। लोहे को लोहा ही काटता है। इससे टेरर और बढ़ेगा। तो स्टेट क्या मुंह ताकता रहेगा? तो क्या स्टेट भी टेरर पॉलिटिक्स करेगा? हर्ष क्या है? तो जनाब इससे निजात कैसे पाएंगे? हम राज्य के हिंसा से निजात पा सकते हैं, मगर मजहबी आतंकवाद से नहीं। यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं। टेररिज्म एक ग्लोबल फेनोमिना, पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल चुका है। सब जानते हैं इसकी जड़ें कहाँ कहाँ है। ये एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन हमारे पास इसका एक टेम्परेरी इलाज है। टेम्परेरी? एनकाउंटर। अब तक मैंने 100 से अधिक लोगों को जन्नत के हूरों से मिलवा दिया। लोग मुझे इनकाउंटर के नाम से मिला। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? अपने देश के लिए करता हूं, और रिपब्लिक डे पर मुझे इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। तो क्या मेरा भी एनकाउंटर कर देंगे? तो तुम्हें क्या लगा कि जेल में बिठा कर चिकन बिरयानी खिलाएंगे? दामाद होगा तो पॉलिटिकल पार्टियों का। उनके लिए तो महजम वोट होते हैं जो चुनाव के वक्त झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला, वोट लिया और काम हो जाने के बाद टॉयलेट पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अब तुम उन लोगों को याद कर दो जिनकी जिंदगी तुमने तबाह की है। लास्ट में जिनकी टांगें कटवाई, जिनकी बाहें हो गई, सड़कों पर अंतड़ियां फैल गई। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने खुदा को याद करो। अपने रसूल का नाम ले ले। शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। एक बार फिर सोच लीजिए। बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रुक जाइए। अरे तुम बोलते हो कि नहीं? जवाब दो। हेलो, वीके सिंह बोल रहा हूँ। कौन वीके सिंह? होम सेक्रेटरी वीके सिंह। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं है क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अरे क्या तमाशा खड़ा कर रखा है तुमने वहाँ? किस मोहम्मद रेहान को जगदम्बा मंदिर ब्लास्ट और कोर्ट के केस में गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश कर रहे हो? सर वो हार्डकोर टेररिस्ट है। और क्या मालूम है तुम्हें उसके बारे में? सर वो आईएम के फाउंडर मेंबर्स में से है सर। अब ये सब तुम्हें किसने बता दिया? हमारे पास उसके खिलाफ पर्याप्त सूचना और साक्ष्य है सर। उन साक्ष्य की ना तो पुंगी बना लो। अरे किस गधे ने तुम्हें एसीपी बना दिया? डफर,
तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों के कारण होम मिनिस्टर मीडिया को नहीं फेस कर पा रहे हैं। सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे उनसे। सर क्या हो गया सर? हमने जिस मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार किया है, दरअसल वो एक जाना माना पत्रकार है। पत्रकारिता तो केवल दिखावा है सर। जो असली आतंकवादी है उसका भी नाम मोहम्मद रेहान है। उसको 1 घंटा पहले श्रीनगर के बस स्टैंड पर देखा गया है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आईबी वाले उसका पीछा कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए मुझे लगा कोई कंफ्यूजन है सर। There is no confusion। फिर क्या करें सर? आईबी वालों को होम मिनिस्टर ने क्लियर कट ऑर्डर्स दिए हैं कि जो असली आतंकवादी है उसको गिरफ्तार करें, पाकिस्तानी घुसपैठिया डिक्लेयर करें और फिर उसका एनकाउंटर कर दें। सर और इस रेहान का? अब ये रेहान तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। अब देखो उसको कुछ आरडीएक्स डिटोनेटर के केस में बरामद करो, थोड़े दिन गिरफ्तार रखो और फिर जैसा ऊपर से आदेश आए वैसा करना। ओके सर, जय हिंद सर। रेहान, 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 माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। एक काम में बिजी हो गया था इसलिए लेट हो गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टेररिज्म पे जो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ उसी की फाइल। पूरा हो गया? नहीं, अभी अधूरी। दिखाओ इधर। और रेहान, क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या बकवास रिपोर्ट है? दिस इज फाइनल रिपोर्ट। इस पर साइन करो और जमा करो। ये रिपोर्ट ऊपर जाने 2 से। रेहान को ले चलो। रेहान को कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी है। लेकिन वो मुझसे मिलने आया है। देखो प्रशांत, इस मामले में जरा दूर रहो, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। लोगों की जिंदगियों पर सियासत करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये जुल्म करें और हम सियासत भी ना कर सकें। क्या जुल्म है उसका? वो कसूरवार है। कसूर ये है कि मैं मुसलमान हूँ। ये टेररिस्ट है। अगर वो टेररिस्ट है तो उसे मेरी आंखों के सामने गोली मार दो। सुनो, तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा तो आप लोग खड़ा कर रहे हैं, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने का। अरे ख्याल बनाओ कि तुम एक सेक्युलर मुल्क में हो। सेक्युलर मुल्क, सेक्युलर मुल्क, सेक्युलर मुल्क। सिर्फ कहने के लिए आप एक सेक्युलर मुल्क में हो, लेकिन कोई ये कहकर मकान किराए पर देने से मना कर देता है कि मुसलमान को घर नहीं दूंगा। इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये लिखकर भेज दिया जाता है कि हम केवल हिंदुओं को नौकरी देते हैं। तो फिर आप किसी को सेक्युलर मुल्क का भरोसा कैसे दे सकते हैं जहां दिन दहाड़े किसी की मस्जिद जमीन दोस्त कर दी जाए, दंगों में चुन चुन कर मारा जाए, धमाकों के बाद किसी को भी कहीं से भी उठा लिया जाए और सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाए। अपने ही घर में दुश्मन करार कर दिया जाए, यहाँ तक कि देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देना पड़ जाए। तो आखिर ये माजरा क्या है? माजरा हमारे लोकतंत्र पर हमले का है। चलिए मान लेते हैं कि कोर्ट पर हमला हमारे लोकतंत्र पर हमला था। तो फिर वो क्या है जो दंगाइयों के साथ स्टेट पावर ने शामिल होकर सन 84 और 2002 में किया था? जलालत और गुमनामी के जलम है, उसने सलाखों के पीछे गुजारा है। वो वक्त कौन लौटा पाएगा? आतंकी होने का कलंक उसके परिवार ने जो झेला है, उसके निशान कौन मिटाएगा? कभी उस बुत बने बाप के भीतर ही भीतर रोने की आवाज नहीं सुनी है? कभी उस मां को देखा है जो अपने जवान होते बेटे को देखकर सिहर उठती है, रात को उठकर बिछावन टटोलती कि कहीं उसे उठा तो नहीं ले गए? रेत होती हुई उस औरत की आंखों में लिखी इबारत को कभी पढ़ा है जो हर आहट पर चौंक उठती है कि कहीं उसके गुम हो गए खाविंद की आहट तो नहीं है? कहा जाता है कि हमारा मुल्क एक लोकतांत्रिक मुल्क है और यह भी बताया जाता है कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
क्या ठहरी हुई इस खामोशी में तुम्हें उस लोकतंत्र के दरकने की आवाज सुनाई नहीं देती? आग को आग नहीं बुझाती, पानी की जरूरत होती, और आप लोग आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। आतंकवाद से लड़िए, समुदाय से नहीं। क्या मुसलमान होना इस मुल्क में सबसे बड़ा अपराध है? बहुत भाषण हो गए, अब कुछ अदालत में भी कहने के लिए छोड़ दे। ये न्याय नहीं है, क्या करें, कानून अंधा है। लेकिन इतना अंधा है ये पता नहीं था। लेकिन ये तो पता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्यमेव जयते। हाँ हाँ, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ये सत्य में जयते नहीं, सत्ता में जयता है। रेहान, जिस मुल्क में अदालत ने सालों साल बाद अपना फैसला सुना, बेगुनाहों पर पुलिस जुल्म ढाए और सरकार गुंगी व बैरी बनी तमाशा देखती रहे, तो आखिरकार ये मुल्क कैसे चलेगा? ये लोग टेररिज्म को करना नहीं चाहते, बल्कि अपने फायदे के लिए इसे बरकरार रखना चाहते हैं। ये तो रंगधारा की प्रस्तुति। मोहम्मद रेहान, संजय पांडे, अनिकेत मिश्रा, विमलेश कुशवाहा, मनीष करकरे, विधिका कौशिक, दीपक सोनी, आजाद जैन, उदयन सिंह, हर्ष पचौरी, कुणाल चावड़ा, संगीत संयोजक थे दीपक सोनी, कुणाल चावड़ा, प्रकाश पत्ते, गौरव पवार, प्रबंधन था रोहित कुर्मी, नवीन मेहता, श्वेता शर्मा, मेकअप वर्षिता तोमर। इस नाटक के निर्देशक थे अनंत तिवारी। इस नाटक के लेखक थे राजेश कुमार और संयोजक भवानी कौर।